हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्यों के विषय में आपको बताया, जिसमें हमने आपको हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर राज्यों के विषय में बताया। आज हम आपको केरल, जाट, मराठा, पंजाब, रुहेलखंड आदि स्वायत्त राज्यों के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं केरल राज्य से। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे: कालीकट, चिरक्कल, कोच्चीन और त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसने डचों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया। मार्तंड वर्मा ने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का पुनर्गठन किया, उन्हें आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया और इनका प्रयोग अपने राज्य विस्तार में किया। मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था हेतु नहरों का निर्माण कराया व विदेशी व्यापार को बढ़ाने का भी प्रयास किया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ। यह प्रसिद्ध विद्वान, कवि, संगीतज्ञ व अभिनेता था। अंग्रेजी में धारा प्रवाह, बातचीत, यूरोपीय मामलों में इनकी गहरी रुचि थी। लंदन, कलकत्ता व मद्रास से निकलने वाले अखबारों व पत्र पत्रिकाओं को यह पढ़ता था। 18वीं सदी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। इस काल में त्रावणकोर राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत के विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। अब बात करते हैं जाट राज्य के विषय। जाट खेतीहरों की एक जाति थी जो दिल्ली, आगरा, मथुरा के समीप के क्षेत्र में रहते थे। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन व बदन सिंह ने की। जाट नेता सूरजमल, जिसे जाटों का अफलातून कहा जाता है, 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन हो गया। अब बात करते हैं रुहेलखंड के विषय में। रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खान ने की। इसकी पहली राजधानी आंवला बरेली थी, बाद में रामपुर बनी। बाद में इसकी राजधानी रामपुर स्थानांतरित की गई। यह हिमालय की तराई क्षेत्र में गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ियों तक फैला हुआ अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। रुहेलों का अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहता था। रुहेलों के नेता हाफिज रहमत खान ने बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की। नवाब वजीर किसे कहा जाता था? अवध के नवाब सफदरजंग को। तो हाफिज रहमत खान ने बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की और बदले में 40 लाख रुपए देने की बात कही। 1773 में रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेज़ों की सेना की मदद से उन्हें भगा दिया, मराठों को भगा दिया और संधि के अनुसार रुहेलों से धनराशि की मांग की। हाफिज रहमत खां द्वारा धनराशि न देने पर अवध ने रुहेलों पर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर आक्रमण किया। मीरापुर कंटरा के युद्ध में, जो अप्रैल 1774 में हुआ, हाफिज रहमत खां मारा गया। अंततः रुहेलों को निर्वासित कर रामपुर के अलावा शेष समस्त क्षेत्र अवध के शुजाउद्दौला को दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाफिज के पुत्र फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बना दिया। बात करते हैं पंजाब के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं सिखों के 10 गुरुओं के विषय में। सिखों के सर्वप्रथम गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उसके बाद दूसरे गुरु अंगद, ये सिख धर्म के प्रचार में इन्होंने विशेष योगदान दिया और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्होंने किया। गुरु अमरदास, इन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया, मंझी प्रथा का विस्तार किया और सती प्रथा का विरोध किया। गुरु रामदास, जो कि चौथे गुरु हुए, उन्होंने समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, तरतारन और करतारपुर शहर बसाया। गुरु अर्जुन देव की जहांगीर द्वारा हत्या कर दी गई थी। छठे गुरु हरगोविंद ने अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को लड़ाकू कौम में बदला। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुरा नामक नगर बसाया। सातवें गुरु हर राय के दारा शिकोह से अच्छे संबंध थे व इन्होंने शांत व एकांत जीवन व्यतीत किया। आठवें गुरु हर किशन, इनकी चेचक के कारण मृत्यु हो गई। नौवें गुरु तेग बहादुर, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। ये हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे और औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। 10वें व आखिरी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके कारण सिखों को विशेष भूषा, जिसे पंच ककार या 5 कक्के कहा जाता है, धारण करना होता है, जिसमें आता है केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा। सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। औरंगजेब से इनका निरंतर संघर्ष चलता रहा। सिखों के अंतिम गुरु थे
और इन्होंने ज़फ़रनामा की रचना फ़ारसी में की। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की स्थिति का वर्णन। मुगलों के साथ निरंतर टकराव से 18वीं सदी में सिखों का उदय एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और इसके बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर, इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इन्होंने पंजाब के सिख किसानों को एकत्रित कर मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक संघर्ष किया। बंदा बहादुर को उनके शिष्य सच्चे बादशाह के उपनाम से संबोधित करते थे। 1716 में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की उसके पुत्र समेत हत्या करवा दी, जिसके बाद कुछ समय के लिए सिख राज्य का उत्कर्ष थम गया। लेकिन शीघ्र ही मुगल नेतृत्व की अक्षमता और विदेशी आक्रमणकारी जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आदि के लगातार आक्रमण के कारण उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर सिख राज्यों का पुनः उत्कर्ष हुआ। अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस जाने पर सिखों ने पुनः पंजाब व जम्मू पर अपना अधिकार कर लिया। फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में बंदा बहादुर के बाद फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पंजाब के सिख कृषकों को उन्होंने संगठित कर दल खालसा के रूप में पुनः विकसित किया। सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा का नेतृत्व सिंह के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। इन्हीं के नेतृत्व में सिख 12 स्वतंत्र मिसलों में संगठित हुए। प्रत्येक मिसल की अपनी पहचान, उनका झंडा, नाम और निशान होता था। सभी मिसलों के नेताओं की एक संयुक्त समिति होती थी जो सभी मिसलों के कार्यों का क्रियान्वयन करती थी। 1753 में दल खालसा ने बाहरी आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था के हल हेतु राखी प्रथा आरंभ की, जिसके अंतर्गत दल खालसा प्रत्येक गांव से, यानी जिनकी वो रक्षा करते थे, उस गांव से उपज का 1/5वां भाग लेकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध करते थे। 12 मिसलों में से सुकर चकिया मिसल में जन्मे रणजीत सिंह को काफ़ी ख्याति मिली। इन्हें इतिहास में शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकर चकिया मिसल के महासिंह के यहाँ हुआ। 1792 में सुकर चकिया मिसल के ये प्रमुख बने। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर कब्जा किया। 1802 में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया तथा कुछ ही वर्षों में पेशावर, कश्मीर व मुल्तान पर अधिकार कर लिया। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया, जिसमें घुड़सवारों के प्रशिक्षण हेतु फ्रांसीसी सेनापति आलाई को रखा गया, पैदल सेना के प्रशिक्षण हेतु इटली सेनापति बंतूरा को, तोपखाने के प्रशिक्षण हेतु फ्रांसीसी जनरल कोट व अमेरिकी कर्नल गार्डनर को रखा गया। रणजीत सिंह के सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है। रणजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहली फौज जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। रणजीत सिंह ने 1809 में राज्य सुरक्षा की दृष्टि से चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि की थी। अपने भाई द्वारा अपदस्थ अब्दाली के पौत्र शाह शुजा की सहायता के कारण कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। अब बात करते हैं आंग्ल सिख संघर्ष के विषय में। आंग्ल सिख संघर्ष के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार रहीं व कौन से इसके क्या परिणाम रहे, इसके विषय में। पंजाब 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था का शिकार हो गया था। 1 वर्ष बाद रणजीत सिंह के पुत्र खड़क सिंह की भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात बने शासक नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। 1843 ईस्वी में शेर सिंह की भी हत्या कर दी गई। राजमाता झिंदन के संरक्षण में रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में लड़ा गया। राजमाता इसके कारणों में प्रमुख था राजमाता झिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। अंग्रेजी सेना नायक मेजर ब्रॉडफुट की नीतियों ने सिख सेनापति लाल सिंह व तेजा सिंह को युद्ध के लिए उकसाया। परिणामतः खालसा सरकार ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, भारत के प्रधान सेनापति का नेतृत्व लॉर्ड गफ के पास था। अंग्रेजी सेना ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी। 1845 में मुदकी, फिरोज शाह, 1846 में बद्दोवाल, अलीवाल, किंतु सबराव का युद्ध जो 1846 में फरवरी में हुआ निर्णायक रहा।
युद्ध के पश्चात 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि अंग्रेजों व सिखों के मध्य हुई, जिसमें सतलज नदी के दक्षिण के सभी प्रदेश अंग्रेजों ने ले लिया। हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपया लिया, जिससे सिखों ने 50 लाख अपने कोष से और शेष रकम के बदले कुछ प्रांत और कश्मीर अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने 50 लाख में कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया। हेनरी लॉरेंस लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया और सिख सैनिक की संख्या सीमित कर दी गई। अंग्रेजों ने 50 लाख में कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया था। इसी कारण सिखों ने लाल सिंह के नेतृत्व में दोबारा विद्रोह कर दिया। 16 दिसंबर 1846 को दिलीप सिंह से अंग्रेजों की भैरोवाल की संधि संपन्न हुई, जिसमें दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर में प्रवास सुनिश्चित कर दिया गया। लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंपकर महारानी जिंदन को 48,000 रुपये की पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के विषय में, जो 1848 से 49 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अपदस्थ करने के कारण सिखों ने विद्रोह किया, जिसका लाभ उठाकर डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें 3 लड़ाइयाँ लड़ी गईं: रामनगर का युद्ध, चिलियांवाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध। रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848 को लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया। चिलियांवाला युद्ध जो 13 जनवरी 18 में हुआ, इसमें भी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया। गुजरात का युद्ध 13 फरवरी 1849 ईस्वी में हुआ। इसे तोपों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया, जिसमें सिख सेना पराजित हो गई। इसके पश्चात 30 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया तथा महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख की वार्षिक पेंशन देकर रानी राजमाता जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर शाही ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। बात करते हैं मराठा साम्राज्य के विषय में। मुगल साम्राज्य के पतन के दौर में यानी 18वीं सदी में मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम द्वारा शंभा के पुत्र और शिवाजी के पौत्र शाहू को आज़ाद कर दिया गया, जिसके बाद शाहू ने सतारा को अपना केंद्र बनाया। इसी समय राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई और शाहू का सत्ता पर दावेदारी को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें विभिन्न मराठा सरदारों ने किसी न किसी पक्ष का साथ दिया। साथ में खेड़ा का युद्ध ताराबाई व शाहू के मध्य लड़ा गया। शाहू ने संघर्ष के बाद शासन प्रबंधन की देखभाल पेशवा को सौंप दी, जिसके साथ ही मराठा इतिहास में पेशवाओं के आधिपत्य की शुरुआत हुई। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, जिसने अपनी दक्ष कूटनीतिक क्षमता के तहत कई मराठा सरदारों को शाहू के पक्ष में कर लिया। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं का साथ देकर फर्रुख सियर को गद्दी से हटाने में उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम, जिसका कार्यकाल 1720 से 40 रहा, एक प्रतिभाशाली सेनापति व एक महत्वाकांक्षी राजनेता था। हिंदू नायकों की सहानुभूति जगाने और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजीराव ने हिंदू पद बादशाही के आदर्श का प्रचार किया। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। इसने जीवन में निजाम की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाके से चौथ वसूलने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। इसने पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान कर सालसेट व बेसिन पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम पेशवा था। बाजीराव ने मराठा राज्य को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। अंततः 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव की मृत्यु तक मराठों ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा नियुक्त हुआ। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1749 में शाहू की मृत्यु के बाद पेशवा की
निज़ाम व मराठों का युद्ध का हमने पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, आप चाहें तो वहां जाकर उसे देख सकते हैं। 1749 में शाहू की मृत्यु के बाद पेशवा की शक्ति में और बढ़ोतरी हुई। अब पेशवा ही राज्य का सर्वोपरि था। 1757 में मुगलों द्वारा मराठों के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब-उद-दौला को मीर बख्शी के पद से तथा पंजाब में अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को अपदस्थ करने के कारण कालांतर में पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 14 जनवरी 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया और मराठों की तोप टुकड़ी का प्रमुख इब्राहिम गारदी था। पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिवराव व विश्वासराव मारे गए। इस युद्ध में पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 में इसकी मृत्यु हो गई। पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन काशीराज पंडित ने किया है। इसके पश्चात माधवराव शासक बना, जिसका कार्यकाल 1761 से 1772 ईस्वी रहा। 17 वर्ष की आयु में ये पेशवा बना। उसने हैदराबाद के निज़ाम को हराया और हैदर अली को नजराना देने के लिए विवश किया और राजपूत, रुहेलों व जाट सरदारों को अपने अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार को फिर से स्थापित किया। 1771 में मराठी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लाए और बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। 1772 में क्षय रोग से माधवराव का निधन हो गया, जिसके पश्चात बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव के मध्य सत्ता हेतु संघर्ष छिड़ गया। 1772 में नारायण राव पेशवा बना। 1773 में रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी और अंग्रेजों की शरण में भाग गया। नया पेशवा माधव नारायण राव अल्पवयस्क था, जिससे मराठा सरदारों द्वारा गठित 12 भाई परिषद ने संरक्षण प्रदान किया। इस परिषद में नाना फड़नवीस प्रमुख थे। करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1775 से 82 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। रघुनाथ राव, जो कि नारायण राव की हत्या करके अंग्रेजों की शरण में भाग गया था, उसने बंबई के अंग्रेजी गवर्नर से 1775 में सूरत की संधि कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए सैन्य सहायता देंगे, जिसके बदले रघुनाथ अंग्रेजों को सालसेट व बेसिन के आसपास का क्षेत्र और सूरत एवं भड़ोच की आय पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। साथ ही मराठे बंगाल व कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे, यह वचन दिया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 7 वर्षों तक चला। कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने सूरत पर आक्रमण किया। आरंभिक युद्ध 18 मई 1775 को आरस के मैदान में हुआ और अंग्रेज विजयी रहे व मराठा पूना पर नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहे। अंत में दोनों पक्षों के मध्य 1782 में सालबई की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। सालसेट व एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों को व माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया और उसे 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। इस समय उत्तर भारत के मराठा शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली महादजी सिंधिया थे। महादजी सिंधिया की सलाह पर ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को नायब-ए-मुनायब बनाया। महादजी के बाद ये शक्ति नाना फडणवीस के हाथों में केंद्रित हो गई। महादजी व फडणवीस की कठोरता से दुखी होकर माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। महादजी 1795 में और फडणवीस 1800 में। महादजी की 1795 व फडणवीस की 1800 में मृत्यु हो गई। इसी बीच अनेक मराठा सरदारों ने अर्ध स्वतंत्र राज्य बना लिए, जिनमें प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया। इनकी अपनी अपनी सेना थी और पेशवा के प्रति नाम मात्र की निष्ठा। माधव नारायण राव के बाद रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। यह एक अकुशल शासक था, जिसके समय द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ, जो 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। 1801 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया तथा पेशवा तथा सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया। पूना पर होलकर का नियंत्रण हो गया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य बेसीन की संधि हुई। इस संधि के तहत कंपनी को सूरत नगर मिल गया। पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली और अंग्रेजों को निजाम से चौथ वसूली का अधिकार भी दे दिया। यह संधि मराठों के लिए अपमानजनक थी। फलतः भोंसले ने अंग्रेजों
को चुनौती दी तथा भोंसले लॉर्ड लेक व वेलेस्ली से परास्त हो गया। 1803 में भोंसले व अंग्रेज़ों के मध्य देवगांव की संधि हुई, जिसके अनुसार कटक वर्धा नदी के पश्चिम का भाग अंग्रेज़ों को मिल गया। 1803 में सिंधिया से सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई, जिसके अनुसार गंगा व यमुना के क्षेत्र कंपनी को दिए गए। अंग्रेज़ों ने होलकर को युद्ध में परास्त कर 1805 में राजपुर घाट की संधि की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1817 से 1818 ईस्वी तक चला, लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनकर आने के पश्चात उसने दमनात्मक रुख अपनाया। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया, जिससे मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली व तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ। फलस्वरूप हेस्टिंग्स ने पेशवा सिंधिया व नागपुर के महाराज को अपमानजनक संधि हेतु विवश किया। पिंडारी जो होते थे, ये मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में अपनी सेवा देते थे, यानी इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था और ये लूट मार करने वाले दल के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय हुई थी और ये मराठों की ओर से युद्ध में भाग लेते थे, जिसके बदले उन्हें लूट की रकम का माल प्राप्त होता था। तो जैसे ही हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया, क्योंकि ये लूटमार करते थे, इससे मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली और तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ। पेशवा ने अंग्रेज़ों के दासत्व से मुक्ति का अंतिम प्रयास किया, किंतु वह किर्की के युद्ध में परास्त हो गया। परिणामतः पेशवा के अधिकृत पूना भी अंग्रेज़ों को मिल गया और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों ने वार्षिक पेंशन देकर बिठूर भेज दिया। अंग्रेज़ों ने 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नाना साहब, जिसे धोंधू पंत भी कहा जाता था, को पेंशन देने से इनकार कर दिया। प्रतिशोध स्वरूप नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और बाद में वो नेपाल भाग गया। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज़ जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठा का मैकियावेली कहा था। तो दोस्तों, आज हमने आपको पंजाब, मराठा, रुहेलखंड, केरल जैसे स्वायत्त राज्यों के विषय में बताया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का